अच्छा सर, अब एक पास पेपर कर लेते हैं स्प्रिंग 2021 का, जो कि लक्स लिमिटेड है। इसकी रिक्वायरमेंट आपको ये कहती है कि आप नोट बना के दें टैक्सेशन का फॉर द ईयर 2020 का, जो कि सिर्फ 1 साल है, और रिकंसिलिएशन बना के दें। और फिर बोल रहा है कंप्यूट करके दें डेफर्ड टैक्स एसेट या लायबिलिटी का बैलेंस जो भी आता है इस साल के आखिर का और लास्ट ईयर के आखिर का, यानी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों मांग रहा है। अब इस सवाल को, जब ऐसे सवाल आते हैं, मैंने आपको बताया कि यू हैव टू वर्क ऑन ओपनिंग फर्स्ट अगर आइडियल सिचुएशन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा करंट ईयर कौन सा है। भाई हमारा करंट ईयर जो दिया हुआ है वो है 31 दिसंबर 2020। तो मैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंसेस पे काम कर लेता हूँ, जो कि होगा मेरे लिए 31 दिसंबर 2019। पहली एडजस्टमेंट देखो मेरे बच्चों, तो मुझे कहता है कि अकाउंटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर का दिया हुआ है 1270। ये तो 2020 क्या हो गया, अभी हम फॉर द ईयर पे काम ही नहीं कर रहे हैं, हम ओपनिंग पे काम कर रहे हैं। तो पहले ओपनिंग को कैटर कर लेते हैं आगे। फिर वो कह रहा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन एक्सीड्स दी टैक्स डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग की डेप्रिसिएशन टैक्स के डेप्रिसिएशन के मुकाबले में ज्यादा थी इस साल 100 मिलियन से, और लास्ट ईयर 150 मिलियन से। फिर बोल रहा है अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन के अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन भी था, तो होना भी चाहिए ना भाई, हम तो डेप्रिसिएशन को डेप्रिसिएशन से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो डिफरेंस जो आएगा वो इंक्रीमेंटल के साथ ही आएगा, इसमें तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है भाई। अगर मैं कहूँ लास्ट क्लास में मैंने आपको डेप्रिसिएशन का सिखाया, रीवैल्यूएशन का सिखाया, तो जब मैंने अगले साल डेप्रिसिएशन किया था तो उसके अंदर मेरी लास्ट क्लास के अंदर आपको 30,000 रुपए का इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन मिला था। तो वो था ना उसके अंदर, टैक्स वाला उसको वैसे ही नहीं मानेगा। टैक्स वाला जब उसको मेरे बच्चों वैसे ही नहीं मानेगा तो वो टेक्निकली टैक्स वाला उसको क्या करा देगा, एड बैक करा देगा। तो वो तो रहेगा ना, यानी 100 मिलियन के अंदर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन 40 मिलियन का शामिल है, और इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, साइड में कर दें इसको आगे। फिर उसने कहा कंपैरेटिव में लास्ट ईयर 60 मिलियन का था। फिर लिख के दे रहा है एज ऑन जनवरी 1 2019, जनवरी 1 2019 की बात कर रहा है, सही है, यानी लास्ट ईयर का क्लोजिंग नहीं, लास्ट ईयर का ओपनिंग, सही है जी। कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी एक्सीडेड इट्स टैक्स बेस बाय 500 मिलियन, यानी सर यहां पे डमी बना लें, यानी अगर मैं यहां पे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वर्किंग करूं, सही है जी, तो वो कह रहा है भाई अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट वर्सेस टैक्स बेस, सही है। और ये आ गया डिफरेंस, इस पे हमने कहा हम डेफर्ड टैक्स वगैरह निकाल लेंगे, पर आप बात समझिएगा, ये बात हो रही है जनवरी 1 2019 की, सही है, जनवरी 1 2019। वो कह रहा है अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट, ये देखिएगा वापस से, कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी ज्यादा थी 500 मिलियन से एज कंपेयर टू दी टैक्स बेस। तो मैंने कहा भाई जो भी है ये डिफरेंस यहाँ पे 500 का है। भाई ये 500 का डिफरेंस कैसे आया है, तो मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे 400 रखूं तो टेक्निकली यहाँ पे जो अमाउंट होगी वो 900 होगी। ये एक प्रिजम्पशन है ना, एक अजम्पशन है भाई। देखो यही तो कह रहा है, वापस से देख लेते हैं, बिल्कुल सुकून से देख लेते हैं। वो कह रहा है जनवरी 1 2019 पे कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी एक्सीडेड टैक्स बेस बाय 500 मिलियन। तो मैंने ये अज्यूम कर लिया, मैंने कहा भाई डिफरेंस 500 का है ना, तो अगर टैक्स बेस मैं कोई भी रख दूं XYZ तो ये इतने से ज्यादा रही होगी। अब अगर मैं सिर्फ 2019 की क्लोजिंग पे पहुंचना चाहता हूं तो हुआ क्या होगा, देखो क्या रहा है, क्या ये रहा है कि 2019 के अंदर 150 मिलियन का जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है, अगेन रिपीट कर रहा हूं मेरे बच्चों, 2019 के अंदर जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो ज्यादा है। तो मैंने क्या किया, मैंने अजम्पशन के तौर पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर भी अजम्पशन ले रहा हूं मैं। तो मैंने कहा लेट से, मैं कह रहा हूं कि भाई 150 है ना, तो मैंने कहा ये आ गया मेरे पास 450 का डेप्रिसिएशन, अज्यूम्ड है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ अज्यूम्ड है, ऐसा नहीं कि तुम बोलोगे भाई रियलिटी है ये। अच्छा, उसने कहा कि भाई 150 मिलियन से ज़्यादा है। तो मैंने कहा क्या आप इस बात को मानते हैं, क्या आप इस बात को मानते हैं कि भाई मेरा ये वाला जो डेप्रिसिएशन है टैक्स का वो 150 से कम रहा होगा, ये रहा होगा। तो टेक्निकली हमने कहा जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा, सही, जब मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा तो मैं उसको अभी थोड़ा सा सही करने के लिए 600 कर लेता हूँ ताकि आगे जाके भी काम हो जाए मेरा, सही जी। अगेन सुनिएगा, मैंने कहा भाई जो मेरा अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन है टैक्स के डेप्रिसिएशन के मुकाबले में 150 मिलियन ज़्यादा है,
बात क्लियर? तो मैंने क्या किया, मैंने डमी फिगर में 150 यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा रख दिया और यहाँ पे वही 150 कम रख दिया, और मैंने कहा कि अगर मैं साल के आखिर में आ जाऊँ तो साल के आखिर में डिफरेंस कितना रहता है, 350 का। अब ज़रा इसको भी एक्सप्लेन करता हूँ, ये डिफरेंस कम हो गया भाई। देखो आप साल के शुरू में हो तो कैरिंग अमाउंट टैक्स बेस के मुकाबले में 500 से ज़्यादा है। इस साल क्या हुआ, आपका जो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा है, तो ये डिफरेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने आपको इस तरीके से बता दिया ये। तो आप यूँ समझें कि सर जब साल शुरू हुआ था तो मेरी कैरिंग अमाउंट ऑफ पीपी एज कंपेयर टू माय टैक्स बेस 500 मिलियन से ऊपर थी। इस साल क्या हुआ, डेप्रिसिएशन इस अकाउंटिंग में ज़्यादा हो गया। तो जब अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन ज़्यादा हो गया और वहाँ पे डेप्रिसिएशन कम है तो ये डिफरेंस थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। तो यही हुआ है। तो हमने अज्यूम फिगर डाल दी मैंने, अगर अज्यूम नहीं भी डालता तब भी हो सकता था ये। क्यों? क्योंकि लॉजिक लगाई मैंने। लॉजिक क्या है कि भाई अगर मेरी अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट साल के शुरू में ज़्यादा है और टैक्स बेस कम है तो टेक्निकली ये जो डिफरेंस है 500 मिलियन का वो आज तक टैक्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा रहा होगा। ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग तक की बात करूँ तो ओपनिंग तक के अंदर मेरा जो टैक्सेशन का डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा रहा होगा, तभी तो अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है। लिखा हुआ भी है देखो, कैरिंग वैल्यू ऑफ पीपी एक्सीड। इस साल क्या हुआ, इस साल उलट हुआ। इस साल जो मेरा अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन है वो ज़्यादा है और टैक्स का डेप्रिसिएशन कम है, तो लॉजिकल सी बात है ना, ये डिफरेंस श्रिंक होगा। बात क्लियर है? तो हमने कहा भाई ये हमारे पास वैल्यू आ गई 350 की। मैंने यहाँ पे सिंपली ये काम किया बच्चों कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा, सही है जी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा, और मैंने कहा कि सर ज़रा मैं यही वाली चीज़ें उठा लूँ यहाँ से ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए, सही जी। और इसको हमने अनबोल्ड किया, ये हटा दिया। तो मैंने कहा भाई ये मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैंने वर्किंग की हुई है। डिफरेंस साल के आखिर में कितने का है सर, 350 का। ये 31 दिसंबर 2019 है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अभी भी सिचुएशन, सूरत हाल वही है कि अकाउंटिंग कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स की कैरिंग अमाउंट कम है। साल के आखिर में 350 से, ये देख लो 350 से, साल के शुरू में 500 से थी, यहाँ पे 350 से डिफरेंस श्रिंक हुआ है जस्ट बिकॉज कि इस साल अकाउंटिंग का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, यानी डिफरेंसेस सेटल होना शुरू हुए हैं। तो अब मैंने ये कहा कि जब अकाउंटिंग की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है और टैक्स की कैरिंग अमाउंट कम है तो आज तक टैक्स वाले ने डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिया है तभी उसकी कैरिंग अमाउंट कम है, तो उसने लेस करवाता रहा होगा, डिडक्शन देता रहा होगा, लेस करवा के डिडक्शन देता रहा होगा। अगेन वही कह रहा हूँ ना, डिडक्शन देता रहा होगा, यानी उसने किया कि भाई मेरी नज़र में आज तक का डेप्रिसिएशन ज़्यादा है, उसने माइनस करवा करवा के किसी इनकम को टैक्स होने से रोका होगा। आपकी जब टैक्सेबल इनकम इसकी वजह से आज तक कम रही होगी तो आप लोगों ने उसके ऊपर क्या बुक किया होगा सर, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस और उसके अगेंस्ट में डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो आपने क्या कहा कि इसके ऊपर मैंने आज तक डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी होगी और वो भी कितने परसेंट पे, 30% पे। तो ये आ गया आपके पास 105 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन पीपी। पर अगेन टू एम्फसाइज इट, ये आपका इस साल का क्लोजिंग है 2019 का। क्लियर है? अच्छा भाई, हमने कहा ये हो गया पहला। आगे चलते हैं। लायबिलिटीज ऑफ एलएल एज एट 31 दिसंबर 2020 इंक्लूड, वो कह रहा है भाई लायबिलिटीज ऑफ एलएल 31 दिसंबर 2020 पे, ये साल के आखिर की बता रहा है आपको, यानी 2020 की, अभी आप 19 की बात कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ रुपीज 100 मिलियन, सही है, और लास्ट ईयर था 70 मिलियन विच आर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years। एज पर द टैक्स लॉस, liabilities outstanding for more than 3 years are added to the income and are subsequently allowed as a tax as an expense on payment basis। वो बोल रहा है कि भाई लास्ट ईयर तक आपके पास, लास्ट ईयर तक मैं बोल रहा हूँ प्रीवियस ईयर तक आपके पास 70 मिलियन की लायबिलिटीज मौजूद थी, 70 मिलियन की। तो लास्ट ईयर टैक्स वाला आपको कह रहा होगा लास्ट ईयर कि बेटा इसको ऐड करो, इस पर टैक्स दे दो, तो इस पर कोई डेफर्ड टैक्स नहीं बुक हुआ होगा क्योंकि ये परमानेंट डिफरेंस। बात समझिएगा मेरी, देखो मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, वो कह रहा है जब पे करोगे तब आना मेरे पास। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि भाई देखो लिखा हुआ भी है, आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 3 years आर एडेड टू इनकम एंड आर सब्सिक्वेंटली अलाउड एज एन एक्सपेंस ऑन पेमेंट बेसिस। यानी वो कह ही रहा है कि भाई उसने इसको एड बैक करवा के इस पर टैक्स ले लिया, क्योंकि याद करो जब आप लोगों ने ये लायबिलिटी को बुक किया होगा तो आपने क्या किया होगा, एक्सपेंस को किया होगा डेबिट और लायबिलिटी को किया होगा क्रेडिट।
बात समझ आ रही है? एक्सपेंस को किया होगा डेबिट और लायबिलिटी को किया होगा क्रेडिट। पर जब ये किया होगा तो टैक्स वाले ने इस पे आपको डिडक्शन दे दी होगी, तभी वो आज एड बैक करवा रहा है। तो इस केस के अंदर ये जो एज पर टैक्स लॉज है, लायबिलिटीज ओल्डर देन 3 ईयर का कॉन्सेप्ट है, तो वो कह रहा है उसने एड बैक करवा दिया। पर अगेन यहाँ पे एक बात समझने की है मेरे बच्चों, कि यहाँ पे ये जो 70 मिलियन की लायबिलिटी लास्ट ईयर की है, ये लास्ट ईयर टैक्स वाले ने इसको इनकम के तौर पे टैक्स किया होगा, इसको इनकम के तौर पे क्या किया होगा, टैक्स किया होगा। आज वो बोल रहा है इसको ऐड बैक कर लो, बट अगेन आज जब वो इसको ऐड बैक करवा रहा है 2019 के अंदर, मेरी जान मेरे बच्चों, मैं कह रहा हूँ 2019 के अंदर जब वो इसको ऐड बैक करवा रहा है तो इस पर टैक्स ज़्यादा मांग रहा है। कब? 2019 में। तो आपको मैं कह सकता हूँ ना 2019 तक लायबिलिटीज, मैं इसका नाम क्या था, हाँ लायबिलिटीज ओल्डर देन 3 ईयर्स। तो लायबिलिटीज ओल्डर देन 3 ईयर्स का मतलब ये है कि भाई हमने यहाँ पे जो ये 70 मिलियन की अमाउंट है, ये हमारे पास लायबिलिटी के तौर पे मौजूद है। टैक्स वाला कह रहा है कि भाई शाबाश, मैं इसको लायबिलिटी मानता है, इसको अब आपने पहले जब ये लायबिलिटी बुक की थी आपको मैंने इनकम दी थी ना, ये मैंने डिडक्शन दी थी, इस पर मैंने आपको टैक्स नहीं किया था। देखो ये यहाँ से पता ही लग रहा है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपको कैसे पता लग रहा है सर कि ये टैक्स पे माफ़ी मिली होगी? भाई क्योंकि वो कह रहा है कि जब लायबिलिटी ओल्डर देन 3 ईयर्स हो चुकी है तो अब मुझे इस पर टैक्स दे दो। इसका मतलब ये कि पहले उसने इस पर माफ़ी दी है अक्रूवल बेसिस के ऊपर, एक्सपेंस डेबिट किया होगा आपने, लायबिलिटी क्रेडिट की होगी, इस पर आपको माफ़ी मिली होगी, क्योंकि वो डबल टैक्स नहीं कर सकता आपको। तो अब वो कह रहा है कि भाई 3 साल हो गए आपने इसको पे नहीं किया, मुझसे आप डिडक्शन क्लेम करके बैठे हुए, इसको ऐड बैक करके इस पे मुझे टैक्स दें। बट अगेन ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है, ये परमानेंट डिफरेंस नहीं है। वो कह रहा है जब आगे जाके जब आप पे करेंगे इसको तब मैं आपको माफ़ी दे दूंगा। देखो लिखा हुआ क्या है, लिखा हुआ क्या है, एंड आर सब्सिक्वेंटली अलाउड एज एन एक्सपेंस ऑन पेमेंट बेसिस। तो सर ये टेम्पररीली क्रिएटेड डिफरेंस हो गया ना आपका। तो ये जब टेम्पररीली क्रिएटेड डिफरेंस हो गया, तो जब मैं ये कह रहा हूं कि आपको टैक्स वाले ने इसको ऐड बैक करवा के आपसे टैक्स ले लिया होगा, तो आपने इसको आपने कहा होगा अकाउंटिंग के लिहाज से तो ये एक्सपेंस है ही नहीं, तो आपने टेक्निकली इस डिफरेंस के ऊपर क्या बुक किया होगा सर, डेफर्ड टैक्स एसेट। ये आ गया मेरे पास डेफर्ड टैक्स एसेट। अच्छा सर डेफर्ड टैक्स एसेट अगेन बता रहा हूं इसलिए आया क्योंकि मैं आगे जाके इसको क्लेम कर लूंगा जब पे करूंगा। बात क्लियर है? आगे चलते हैं जी। मैंने कहा फिर वो कह रहा है अनअर्न कमीशन ऑफ ₹80 मिलियन और लास्ट ईयर तक अनअर्न था 15 मिलियन। कमीशन बोल रहा है टैक्सेबल होता है रिसीव्ड बेसिस के ऊपर, यानी आपके लिए जो लायबिलिटी है उसके लिए वो आज तक इनकम है क्योंकि आपने अर्न नहीं की। वो कह रहा है रिसीव्ड होती इनकम है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे अनअर्न्ड कमीशन जो हमारा है वो हमारे लिए लायबिलिटी कितनी आ रही है, 15 मिलियन की। सही है जी। हमने कहा इसकी टैक्स बेस 0 क्यों, क्योंकि वो लायबिलिटी नहीं, वो इनकम मान रहा है। तो आज तक जब वो इनकम मान रहा है तो उसने ऐड बैक करवा के आपको टैक्स किया होगा, आपने उसकी सेविंग क्लेम की होगी, उस पर क्या बुक किया होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। भाई एक चीज़ आपके लिए लायबिलिटी है, एक चीज़ आज के लिए उसकी इनकम है। उसने यही, क्या मैं कह सकता हूँ आज तक आपकी 15 की लायबिलिटी, आज तक 15 की उसकी इनकम है, तो आज तक उसने टैक्स लगाया होगा। आपने कहा था टैक्स बनता ही बाद में, तो आपने आज सेविंग क्लेम कर ली, जब आगे जाके आपका अनअर्न्ड अर्न में बदलेगा, इनकम होगी, तो वो बोलेगा इसको माइनस करो, आप बोलेंगे टैक्स तो तब लगना चाहिए, तो जब मैं एसेट रिवर्स करके एक्सपेंस बुक कर लूंगा। आई होप आपको ये बात क्लियर है। खैर अब हमने ये कहा कि इंटरेस्ट अक्रूड एज एट 31 दिसंबर 2020 अमाउंटिंग टू ₹40 मिलियन, ये इंटरेस्ट अक्रूड है। अब मैंने ये कहा मैं 2019 की बात करूं तो 2019 का इंटरेस्ट अक्रूड कितना है, 30 मिलियन। और वो बोल रहा है इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर दी हुई है आपको 55 मिलियन की। इंटरेस्ट इनकम बोल रहा है टैक्स की जाती है 20% पे जब रिसीव होती है। तो अगर मैं आपको ये कहूँ बच्चों कि लास्ट ईयर तक 2019 तक मैं अगर लिखूँ इंटरेस्ट अक्रूड, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि इंटरेस्ट अक्रूड का मतलब ये कि मैंने आज तक, क्योंकि देखो भाई इनकम है, ये एक्सपेंस वाला अक्रूड नहीं है, इनकम वाला अक्रूड है, तो मैं कह रहा हूँ आज तक मैंने इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट किया होगा 2019 तक कितने मिलियन का, 30 मिलियन का। वो कह रहा है कि भाई मैं इसको रिसीड बेसिस पे मानता हूँ। लेट मी कंफर्म इट अगेन कि वो किस बेसिस पे मानता है, रिसीड बेसिस पे। तो आज तक जिसको आप इनकम मानते आए हैं उसने बोला होगा लेस करो, उसको मैं इनकम नहीं मानता। तो आपने जब उसने आपको आज तक लेस करवाया होगा तो आपने कहा होगा भाई आप तो मेरी किसी इनकम को टैक्स होने से रोक रहे हैं जिस पे टैक्स बनता ही इस साल है।
जिस पे टैक्स बनता ही इस साल है। तो अगर मैं फिर कहूँ कि अगर वो टैक्स होता भी मेरे बच्चों तो कितने रेट के ऊपर होता, तो मैं कह रहा हूँ अगर वो टैक्स होता भी तो वो रेट होता सर कितना परसेंट का, 20% का। तो मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर मैंने क्या बुक कर ली, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि जिस साल की इनकम है उसी साल टैक्स बुक कर लो, सीधा हिसाब किताब है। बात क्लियर है? चलें जी आगे। फिर हमने कहा एक्सपेंसेस के अंदर पेमेंट्स इंक्लूडेड हैं डोनेशन की, सही है जी, 50 मिलियन और 80 मिलियन, और कह रहा है डोनेशन इज अलाउबल इन टैक्स बाय 200% ऑफ द एक्चुअल अमाउंट। वो आपको इनकरेज कर रहा है लोगों को डोनेट करने के लिए। वो कह रहा है कि भाई अगर आपने 80 मिलियन का खर्चा किया तो मैं आपको जो डिडक्शन दूंगा वो 80 इंटू 2 की दूंगा, यानी 160 की, मजीद 60 आपको 80 की डिडक्शन देगा, डबल। अच्छा अब मैं आपसे ये पूछूं, एक्सपेंसेस के अंदर जो पेमेंट है वो तो वैसे ही अलाउबल है, वो कह रहा है मजीद मैं आपको अलाउ करूंगा, तो ये जो मजीद वो अलाउ करेगा ना वो आपकी करंट टैक्स की माफ़ी है और वो परमानेंट डिफरेंस है, उस पर कोई डेफर्ड टैक्स नहीं आएगा। भाई मैं फिर कह रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, आपने डोनेशन दिया 80 मिलियन का, टैक्स वाला बोला जाओ यार तुम 8 और 8 16 होता है ना, 160 मिलियन की डिडक्शन लो, ट्वाइस 200%। 80 तुमने क्लेम किया हुआ, 80 और मैं दे रहा हूँ, 200% का मेरा एक्सपेंस आप मान लो, चलो सही है, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि इस पर टैक्स की बचत दे रहा हूँ। तो अगेन जो एडिशनल 80 मिलियन है वो 80 मिलियन आप जो आपको टैक्स बचा के देगा वो आपका परमानेंट फ़ायदा है, उस पर कोई डेफर्ड टैक्स बुक करने की नीड नहीं है। बात क्लियर है? तो चलो इसको हमने इग्नोर कर दिया। वो बोला एल रिकॉर्डेड इन एक्सपेंस और ₹35 मिलियन, और 2019 में कुछ भी नहीं है, टू ब्रिंग एन इन्वेंट्री आइटम टू इट्स NRV। और वो बोल रहा है कि भाई टैक्स वाला कोई NRV लॉस को नहीं मानता, वो बोलता है एक्चुअल में जब बिकेगी तब आना मेरे पास, तो खैर 2019 में इसका कोई काम ही नहीं है। और फिर अगर हम कहें एल ने एक्वायर किया 5% इक्विटी शेयर्स इन पाल्मोलिव लिमिटेड फॉर ₹425 मिलियन, ये अमाउंट दे दी ऑन August 1, सही जी। तो क्या मैं कह सकता हूँ 425 मिलियन का अगस्त में उसने ये इन्वेस्टमेंट परचेज किया। बोला इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया गया है फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, याद रखो गेन कहाँ जाएगा, OCI में। तो अगर गेन OCI में गया तो टैक्स भी कहाँ से क्रिएट करोगे, OCI से। क्लियर है? अच्छा भाई, एज एट 31 दिसंबर 2020 LL रिकॉर्डेड ₹65 मिलियन एज गेन फॉर चेंज इन फेयर वैल्यू। वो कह रहा है कि भाई मैंने 65 मिलियन से इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया, फेयर वैल्यू गेन है। अगेन इसकी एंट्री क्या बनी होगी, इन्वेस्टमेंट डेबिट OCI क्रेडिट। पर OCI के ऊपर आपने टैक्स भी बुक करना है, यानी आपने कहा, पर याद रखिएगा इसका टैक्स भी कहाँ से बुक होगा, OCI से, PNL पे हेड नहीं जाएगा। पर ऑल टुगेदर बच्चों अगर मैं कहूँ ये खरीदी कब गई है 2020 में, तो उसका जिक्र भी कब करेंगे 2020 में। और वो कह रहा है कि भाई एज पर टैक्स लॉस गेन और लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट टैक्सेबल एट द टाइम ऑफ सेल, जो हमने किया हुआ है, चाहे PP की बात करो, इन्वेस्टमेंट की बात करो, टैक्सेबल कब होगा, जब बेचोगे। और कह रहा है एप्लीकेबल टैक्स रेट कितना है, 30%। तो सर क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने अब तक 85.50 का डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाल लिया नेट। मैंने कहा सर ये मेरे पास डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है नेट, कौन सा, ओपनिंग। अब लेट्स वर्क टुवर्ड्स दी क्लोजिंग। तो अब मैंने कहा कि सर अब मैं यहाँ पे काम करूँगा डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या एसेट एज एट 31 दिसंबर 2020। इसकी स्पेलिंग सही कर लेते हैं। अच्छा जी, फिर मैंने कहा सर वापस से यही चौरंगियाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पे, और फिर इसको एक एक करके चेंज करता हूँ। मैंने कहा सर सबसे पहले आप PP की बात करें, PP की वर्किंग की हुई थी ना हमने। अब ज़रा देख लेते हैं डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर की सूरत हाल यहाँ क्या है। वो कह रहा है इस साल करंट ईयर के अंदर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ज़्यादा है टैक्स डेप्रिसिएशन के मुकाबले में 100 मिलियन से। तो मैंने पता है क्या किया, मैंने यहाँ पर रख दिया टेक्निकली 200 मिलियन और यहाँ पे रख दिया 100 मिलियन, वही ज़्यादा है ना। देखो अब ये डिफरेंस सेटल होना शुरू हुआ है, तो मैंने कहा कि भाई ये डिफरेंस और श्रिंक हो जाना चाहिए, तो मैंने कहा सर देखें ये कितना रह गया, इतना रह गया। तो अब मैंने कहा कि क्या मैं कह सकता हूँ कि भाई इसको तो पहले ज़ीरो करें आप सर, इसको घटाएं। तो मैंने कहा अब मेरा डिफरेंस रह गया इतने का। अगेन वही बात कि टैक्स बेस कम है, अकाउंटिंग बेस ज़्यादा है। मतलब आज तक टैक्स वाले ने, मैं आज तक कह रहा हूँ ना क्योंकि फॉर द ईयर में ये ग्रेजुअली सेटल हो रहा है, बट आज तक टैक्स वाले ने आज तक एक्सपेंस ज़्यादा दिया हुआ है।
तो उसने माइनस करवाया जा रहा है, वो माइनस करवाया जा रहा है तो किसी इनकम को टैक्स होने से रोके जा रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई हमारे हिसाब से उस पर टैक्स लगना चाहिए, तो हमने टेक्निकली 250 मिलियन के ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रखी होगी क्लोजिंग पे कितने की, 75 की। बात क्लियर है? अच्छा, अब हम आ गए लायबिलिटीज़ ओल्डर देन 3 ईयर्स के ऊपर। मेरे बच्चों इधर फोकस होकर देखना। मैंने कहा सर जब लायबिलिटीज़ ओल्डर देन 3 ईयर्स की बात करेंगे हम, वो आ रही है हमारी ये वाली एडजस्टमेंट। वो कह रहा है भाई बैलेंस ऑफ ₹100 मिलियन, यानी अब ये बैलेंस इंक्रीज होके कितने पे आ गया मेरी जान, मेरे बच्चों, 100 मिलियन के ऊपर। क्लियर है? तो अब हमने ये कहा कि भाई लायबिलिटीज़ ओल्डर देन 3 ईयर्स हमारी 100 है। टैक्स वाले ने आज तक 100 मिलियन में, आज तक क्यों कह रहा हूँ, लास्ट ईयर तक कितना था, 70, 30 और आ गया इस साल फॉर द ईयर में। उसने और एड बैक करवाया होगा, उसने बोला भाई और भाई लायबिलिटी तुम्हारी बढ़ गई है, जो 3 साल पुरानी हो चुकी है वो फर्दर कितनी है, 30 मिलियन। तो आज तक कितनी हो गई, 100 मिलियन। क्या मैं कह सकता हूँ आज तक टैक्स वाले ने बोला कि शाबाश इसको ऐड करो, उस पर टैक्स दो, बाद में माफ़ी ले लेना। तो आज जो मैं टैक्स दे रहा हूँ उसको, उसके आगे माफ़ी मिल जाएगी ना, पर आज टैक्स बनता ही नहीं है अकाउंटिंग के हिसाब से, क्योंकि अकाउंटिंग के हिसाब से वो इनकम ही नहीं है। तो ये टेम्परेरीली क्रिएटेड डिफरेंस इसलिए क्योंकि आगे जाके इसकी माफ़ी मिल जाएगी। तो इसीलिए मैंने इसके ऊपर सर क्या रखा होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट। पर अगेन ये 21 से 30 कैसे हो गया, क्योंकि ये आपका एनहांस हो गया। बात क्लियर है? अच्छा, फिर हम आ गए सर यहाँ पे अनअर्न कमीशन पे। अनअर्न कमीशन कितना है भाई, 80। आपने कहा अनअर्न कमीशन का मतलब है आपके लिए लायबिलिटी, उसके लिए इनकम, उसके लिए इनकम। तो उसने क्या किया होगा, जिस चीज़ को आप लायबिलिटी मान रहे हैं वो आज तक उसको इनकम मानता हुआ आया है। आज तक जब वो उसको इनकम मानता हुआ आया है तो उसने आज तक 80 मिलियन ऐड करवा के आपसे टैक्स ले लिया होगा ऑन रिसीट बेसिस। आपने कहा इस पे तुम्हारे हिसाब से तो टैक्स बनता है, पर मेरे हिसाब से ये इनकम ही नहीं है तो टैक्स भी नहीं बनता। तो आपने डेफर्ड टैक्स इनकम क्लेम करके एसेट रिकॉर्ड कर लिया होगा आज तक। तो हमने कहा कि भाई इसके ऊपर 24 का डेफर्ड टैक्स एसेट मौजूद होगा। क्लियर है? अच्छा भाई, फिर हम आ गए इंटरेस्ट अक्रूड के ऊपर। इधर आ जाए, इंटरेस्ट अक्रूड क्लोजिंग तक, मैं कह रहा हूँ क्लोजिंग तक मेरे बच्चों कितना है, 40। तो मैंने कहा कि भाई अगर क्लोजिंग तक 40 है, सही है जी, तो हम कह रहे हैं कि हमने इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, और वो कह रहा है मैं रिसीट बेसिस पे इसको टैक्स करूंगा। वो क्या कह रहा है, मैं किस बेसिस पे टैक्स करूंगा, रिसीट बेसिस के ऊपर। तो मेरे बच्चों अगर वो इसको रिसीट बेसिस पे टैक्स करेगा तो वो जाहिर सी बात है आज तक इसको माइनस करवाता आया होगा, बोला को जाओ नहीं करता टैक्स। तो जब वो कह रहा है जाओ नहीं करता टैक्स, तो आपने बेसिकली क्या किया होगा सर, आपने कहा होगा कि भाई इसके ऊपर टैक्स बनता तो है बट एट द रेट ऑफ 20% बनता है, तो मैंने ये बुक कर लिया। अच्छा, अब मजीद इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इस साल की क्रिएशन है, आए देखते हैं। उसने कहा कि भाई डोनेशन अगेन डेफर्ड टैक्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो एक परमानेंट डिफरेंस है। हमने कहा एलएल रिकॉर्डेड एन एक्सपेंस ऑफ ₹35 मिलियन टू ब्रिंग इन्वेंट्री आइटम टू इट्स एनआरवी। यानी उसने क्या किया, बात समझिएगा, उसने क्या किया कि उसने एलएल ने रिकॉर्ड कर लिया एक एक्सपेंस 35 मिलियन का। अच्छा, उसने क्या किया, अपनी इन्वेंट्री को कम कर लिया। तो अगर मैं यहाँ पे डमी फिगर रख दूँ, यहाँ पे इन्वेंट्री, उसने क्या किया, रुकिएगा, यहाँ पे इसकी प्रोविजन फॉर इन्वेंट्री रखते हैं, प्रोविजन फॉर एनआरवी। क्या हम कर सकते हैं कि यहाँ पे 35 मिलियन का हमने प्रोविजन रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसको वो कह रहा है मेरी नज़र में एक्सपेंस है ही नहीं, मेरी नज़र में एक्सपेंस है ही नहीं। अच्छा, जब वो कह रहा है मेरी नज़र में एक्सपेंस है ही नहीं, उसने उसको ऐड बैक करके टैक्स लगा दिया होगा, और मैंने ऑल टुगेदर इसके ऊपर क्या बुक कर लिया होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि भाई मेरे हिसाब से इस पर बचत मिलनी चाहिए, मेरा नुकसान है, अकाउंटिंग का नुकसान है। सर ये आप कैसे कह रहे हैं टेम्परेरीली क्रिएटेड डिफरेंस, जब आप बेचोगे, जब आपको नुकसान होगा तो वो लेगा अब नुकसान ले लो, तुम बोलोगे अब तब का नुकसान नहीं है, तो एसेट को रिवर्स करके उस वक्त एक्सपेंस बुक करना। बात क्लियर है? तो दिस इज जस्ट लाइक अ प्रोविजन कि एक एक्सपेंस हो गया, पे नहीं हुआ। और यहाँ पे जो एक्चुअल बात है इसकी वो ये है मेरे बच्चों के, भाई आपने कहा कि मैंने एक एनआरवी लॉस बुक किया जिसको वो मान नहीं रहा, तो जिसको वो मान नहीं रहा, मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से डिडक्शन बनती है ना, वो कह रहा है भाई नहीं मैं किसी प्रोविजन फॉर एनआरवी को नहीं मानता, ऐसे तो साल के आखिर में बोलोगे सब एनआरवी लॉस हो गया है, टैक्स तो दोगे ही नहीं तुम। तो इसी वजह से उसने कहा जब एक्चुअल में ये बिकेगी तब आना मेरे पास। बात क्लियर है? अच्छा भाई, ये भी आ गया डेफर्ड टैक्स एसेट। अब हमने कहा कोई और चीज़ें जो फॉर द ईयर की क्रिएशन हो, सर ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मैंने इक्विटी इन्वेस्टमेंट को 65 मिलियन से इंक्रीज किया, तो मैंने कहा सर इक्विटी इन्वेस्टमेंट मैंने खरीदी कितने की थी, 425 की, सही है जी, और उस पर 65 मिलियन का गेन ऐड कर दिया, 490 हो गया, और ये आ गया 425, ये अपनी जगह ही है,
टैक्स वाला कह रहा है मेरी नज़र में इन्वेस्टमेंट चेंज ही नहीं हुई है, आप जब बेचेंगे तब गेन क्लेम कर लेना, जब लॉस होगा तब देख लेना। तो हमने कहा भाई 65 का डिफरेंस आ गया, बट अगेन क्या मैं कह सकता हूँ 65 मिलियन इज माई इनकम एज पर अकाउंटिंग। तो मैंने कहा इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए, बट बाखुदा लगना कहाँ से चाहिए सर? OCI से। अब लेट वी चेक कि भाई क्या इसके ऊपर टैक्स रेट अलग है, नहीं दिया हुआ, नहीं बताया हुआ, तो वही है क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ना एक्सेप्ट स्टेटेड अदरवाइज। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट की, बट बाखुदा इस चीज़ का ख्याल रखना ये क्रिएट होगी थ्रू OCI। इस चीज़ का ख्याल रखना, बस इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये थ्रू OCI होगी, नहीं लायबिलिटी के बैलेंस में तो आ गया ही है, अल्लाह की कसम लायबिलिटी के बैलेंस में तो आ गया, देखो ये आ गया लायबिलिटी के बैलेंस में, बट आपने ख्याल इस बात का रखना है कि इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट तो होगी बट OCI से होगी। अब मैं आप लोगों को यहां पे बना के देता हूं एक टी अकाउंट, ओपनिंग और क्लोजिंग का, ओपनिंग और क्लोजिंग का। मैंने कहा सर आए डेफर्ड टैक्स का अकाउंट बनाते हैं। अच्छा, डेफर्ड टैक्स के अकाउंट में आपके पास ऑब्वियस सी बात है ओपनिंग भी लायबिलिटी थी, सही है जी, और आपके पास क्लोजिंग भी लायबिलिटी है, सही है। अब बहुत फोकस होकर सुनना, अगर मेरे बच्चों में इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं ना, इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं, यानी अगर मैं 85 में से, इसको पहले सही कर दूं मैं, सही है, ओपनिंग कितना था 85, क्लोजिंग कितना है 38। तो अगर मैंने कहा मैं इन दोनों का डिफरेंस लेता हूं ना, तो आप कह रहे हैं, आप अज्यूम कर रहे हैं कि नेट डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हुई है, सही है जी, जो कि गलत है। मैं बताता हूं क्यों गलत है, अभी प्रूफ करता हूं तुम लोगों को, अभी बताता हूं ये गलत कैसे है। ये गलत है सर, इसको मैं क्रॉस लगा रहा हूं ताकि याद रहे, ये गलत है सर, ये रहा, मैंने इसको क्रॉस कर दिया, इसको रेड भी कर देते हैं, नहीं बल्कि रेड में मज़ा नहीं आ रहा, ये रहा जी। मैंने कहा सर इसको हम क्रॉस करते हैं, उस क्रॉस की वजह बता रहा हूँ मैं अभी आपको 2 मिनट में। देखो अभी फिर से आपने ओपनिंग लिया, क्लोजिंग लिया, ओपनिंग क्लोजिंग निकाल चुके हो, आपने ओपनिंग में से जैसे ही मेरे बच्चों क्लोजिंग माइनस किया, आपको पता ओपनिंग डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। भाई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो आप ये समझ रहे हैं कि इनकम बन गई पूरी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस क्लोजिंग के अंदर एक OCI की क्रिएशन भी है। पहले आप वो पार्क करें OCI, क्योंकि देखो फिर बता रहा हूँ कि एक गेन जो OCI में गया था उसका डेफर्ड टैक्स भी OCI से ही क्रिएट होगा, सही है जी। तो मैंने क्या किया, OCI फॉर द ईयर ऑन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स अलग से पार्क किया, यहां पे अलग से पार्क किया। कितना, ये तो फॉर द ईयर में आया ना, ये रहा। क्या मैं कह सकता हूं ये 19.5 क्लोजिंग में भी मौजूद है? यस, डेफिनेटली यस मौजूद है सर, 19.5 क्लोजिंग के अंदर मौजूद है। तो मैंने कहा टेक्निकली हुआ क्या है कि मेरा OCI डेबिट हुआ होगा, यहाँ पे एंट्री बनाता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी रहे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा ये आ गया, ये आ गया। आपने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट डेबिट की होगी, OCI क्रेडिट किया होगा, कितने से 65 मिलियन से, सिर्फ गेन की एंट्री बना रहा हूँ, हाँ ये रहा, क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू OCI है ना, आपने ये किया होगा। अच्छा, इसके बाद आपने इसी के ऊपर OCI को डेबिट करके डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट की होगी। बट अगेन मेरा सवाल ये है कि ये आपने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को जो इंक्रीज किया है, देखो यहाँ पे है ना क्रेडिट पे, ये जो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज किया है, दिस हैज बिकम द पार्ट ऑफ क्लोजिंग। तो अगर आप ओपनिंग और क्लोजिंग का डिफरेंस ऐसे ही आंखें बंद करके ले लेंगे तो वो P&L में चला जाएगा। ये क्रिएट कहां से हुआ है? OCI से। देख लो OCI कम हुआ है, ना कि P&L कम हुआ है, OCI। वरना तो हम डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, देखो वैसे लायबिलिटी कैसे क्रिएट होती है, डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस डेबिट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रेडिट, पर यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी OCI के जरिए क्रिएट हो रही है। तो अब मैं कहूँ कि जब मैंने इसके इम्पैक्ट को अलग से पार्क कर लिया, अब मैं देखता हूँ क्या सीन है। तो अब मेरे पास जो डेफर्ड टैक्स इनकम नेट बुक हो रही है फॉर द ईयर, वो कितनी होगी सर? दिस प्लस दिस माइनस दिस, ये आ रही है सर, ये वाली अमाउंट आ रही है 67 की। अगेन सर इसके अंदर फिर देख लें आप, ये चीज़ें आ रही हैं जो सारी हैं, और हम एक बार फॉर्मूला को भी चेक कर लेते हैं। मैंने कहा सर देखें इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी श्रिंक हो गई, ये मेरे पास लायबिलिटीज ओल्डर देन 3 ईयर का एसेट आ गया, इसके ऊपर भी एसेट आ गया। हमने कहा सर इसके ऊपर लायबिलिटी बुक कर लिया आपने, 20% की बनती भी 20% है और ओपनिंग क्लोजिंग दोनों में 20-20% है। और मैंने कहा प्रोविजन फॉर NRV आ गया, आपने कहा कि भाई इसके ऊपर आपने टेक्निकली
एक एक्सपेंस बुक किया हुआ है वो क्लेम नहीं करने दे रहा, तो आपने डेफर्ड एसेट बुक कर लिया, ये भी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी पर अगेन कहां से क्रिएट हुई है, ओसीआई से, तो ये 38 आ गया। अब मैं बनाऊंगा फॉर द ईयर की मूवमेंट, सही है। आपने कहा टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर की वर्किंग, आ जाएं जी। ये बड़ा टेक्निकल चीज थी यहाँ पे जो समझने की बात है। आपने कहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है सर, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है सर हमारे पास सवाल के अंदर 1270। अब याद रखिएगा मैं सिर्फ फॉर द ईयर की काम करूंगा यहाँ पे। सर लेट वी पार्क एडजस्टमेंट्स, लेट अस पार्क एडजस्टमेंट्स, बहुत फोकस होकर सुनिएगा। आपने कहा सबसे पहले डेप्रिसिएशन, क्या लिख के दिया उसने, सीधा सीधा हिसाब किताब लिख के दिया आपको, सीधा सीधा हिसाब किताब लिख के दिया है कि अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन 100 मिलियन से ज्यादा है, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो है ज्यादा है और टैक्स का डेप्रिसिएशन कम है, तो टैक्स वाले ने क्या किया होगा मेरा भाई, एड बैक करवा दिया होगा, कितना 100 मिलियन। जब टैक्स वाले ने एड बैक करवाया तो टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो गई, टैक्स भी ज़्यादा हो गया, अकाउंटिंग का टैक्स कम हो गया, तो आपने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि वो आपको आपका डेप्रिसिएशन क्लेम करने से रोक रहा है, तो आपने डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली होगी। ये रहा जी। फिर आप आगे चले, फिर आपने कहा कि भाई यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया, लाइबिलिटीज ओल्डर देन 3 ईयर, अब ये फॉर द ईयर है, क्या मैं कह सकता हूँ लाइबिलिटीज ओल्डर देन 3 ईयर्स, 30 मिलियन ऐड करा होगा सर, ये तो आप यहाँ पे गलत कर रहे हैं ना सर। लाइबिलिटीज ओल्डर देन 3 ईयर्स तो 100 मिलियन है भाई, वो बैलेंस है। फॉर द ईयर में और कितना आया है सर, 30, आज तक की 100 है, बात समझिएगा, आज तक की 100 है, फॉर द ईयर की कितनी है 30, तो मैंने 30 मजीद टैक्स करवा दी। पर अगेन ये जो आज वो मुझसे टैक्स मांग रहा है, आगे जाके माफ़ी दे देगा ना, तो टैक्स बनता तो नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग के हिसाब से दिस इज नो मोर इन, फिर बता रहा हूँ, अकाउंटिंग के लिहाज से दिस इज नो मोर इनकम फॉर अस, ये इनकम तो नहीं है अकाउंटिंग के लिहाज से, तो लायबिलिटी होनी चाहिए थी। टैक्स वाले ने इनकम बना दिया, बोला आगे जाके ले लेना जब पे करोगे, तो हमने कहा इसके ऊपर भी डेफर्ड टैक्स इनकम, क्योंकि बिला वजह किसी चीज़ को टैक्स कराया जिस पर टैक्स बनता नहीं है, तो डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर ली। तो सर ऊपर तो आपने यहाँ पे 100 पे की थी भाई, वो 100 आज तक की है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे ना तो ये फॉर द ईयर ही आएगा। क्लियर है। अच्छा भाई, इसके बाद हम आ गए अगले पे, हमने कहा इसके बाद अनअर्न कमीशन आ रहा है आपके पास 80 मिलियन का आज तक का, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि इस साल अगर आपका अनअर्न कमीशन इंक्रीज हुआ है 80 पे आ गया एज कम्पेयर टू 15, क्या मैं कह सकता हूँ इस साल आपने इनकम कम की है और पैसे और मज़ीद ज़्यादा रिसीव किए हैं, तो टैक्स वाले बोलेगा शाबाश बेटा, इसके ऊपर भी इसको ऐड करो और मुझे टैक्स दो। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि फॉर द ईयर अनअर्न कमीशन फॉर द ईयर में वो 80 माइनस 15 मुझसे और 65 मिलियन पे टैक्स ले लेगा। अगेन देख लो यहाँ पे, अगेन देख लो 80 माइनस 15 क्यों किया मैंने, क्योंकि लास्ट ईयर तक वो कह रहा था कि 15 मिलियन आप रिसीव कर चुके हैं, आप इस पर टैक्स दे दें, जबकि आपके हिसाब से लायबिलिटी है। बात समझ आ रही है। तो आज तक 80 हो गया है, तो मैंने कहा फॉर द ईयर में क्या हुआ होगा, फॉर द ईयर में मैंने जो इनकम बनाई होगी बनिस्बत उसके 65 मिलियन ज़्यादा है, तभी क्लोजिंग बढ़ गया है। तो जो कैश ज़्यादा आया है मेरे लिए अनअर्न्ड है फॉर द ईयर, उसके लिए इनकम है फॉर द ईयर, तो हमने उसको टेक्निकली ऐड बैक कर दिया, उसने टैक्स लगा दिया। हम कह रहे हैं कि भाई आप इसको टैक्स जो कर रहे हैं ये मेरी नज़र में है ही नहीं इनकम, मेरी नज़र में तो अनअर्न्ड है, तो मैंने इसकी सेविंग क्लेम कर ली बाय चार्जिंग डेफर्ड टैक्स इनकम। क्लैरिटी है, ये हो गया। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमने कहा कि भाई फिर चौथी एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट अक्रूड साल के आखिर तक 40 मिलियन का है। तो अगर मैं इंटरेस्ट अक्रूड का तो आपको यहाँ पे एक बेसिक अकाउंट भी बना के दिखा दूँ तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा। इसको थोड़ा और नीचे करना पड़ेगा। सही जी, हमने कहा सर इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ऑल टुगेदर नया अकाउंट है ना। इंटरेस्ट अक्रूड मतलब इंटरेस्ट इनकम, ये हमने बना दिया इंटरेस्ट अक्रूड। ओपनिंग कितना था, सवाल से उठा लेते हैं ना, हमने यहाँ पे बनाया था 40 नहीं बल्कि ये क्लोजिंग है। इंटरेस्ट अक्रूड आपका 20 था, 30 है। और सवाल में भी देख लेते हैं, भर नहीं लग जाए। हमने कहा था सवाल में भी 30 है, क्लोजिंग है 40, हमने कहा क्लोजिंग आ गया 40। इंटरेस्ट रिसीवेबल है बेसिकली, ये रहा। सही है, ये आ गया हिसाब किताब। अच्छा, फिर आपने कहा इस सवाल के अंदर इसने लिख के दिया है आपको
इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर 55 है, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर 55 है, सही है जी। तो आपको कैश कितना मिला होगा सर, इनका बैलेंसिंग फिगर 45। क्या हम ये कह सकते हैं, प्लीज सुनिएगा मेरे बच्चों, क्या हम ये कह सकते हैं कि टैक्स वाला क्या कह रहा है, मैं इसको टैक्स कब करूंगा, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, वो टैक्स वाला क्या कह रहा है, मैं इसको टैक्स कब करूंगा, जब आप रिसीव करेंगे। तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा अक्रूवल फॉर द ईयर का 55 है, 55, रिसीव कितने हुए 45, यानी क्या मैं कह सकता हूँ मेरे यहाँ पे 55 बुक हुए हैं, वो कह रहा है मैं टैक्स करूंगा कितना 45। तो आपने कितनी की ज्यादा इनकम बुक की हुई है, कितने की ज्यादा इनकम, मैं फॉर द ईयर की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चों, सिर्फ फॉर द ईयर में कितने ज्यादा की इनकम बुक की हुई है, 10 की। तो वो कह रहेगा बेटा शाबाश कि आप इसमें से 10 माइनस करें, मैं इस पर टैक्स नहीं लगा रहा, इंटरेस्ट अक्रूड। तो मैंने क्या भाई, तुम इस पर टैक्स नहीं लगा रहे, इस पर टैक्स बनता है, मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक कर लूंगा, हमने ऊपर भी किया है। बट अगेन इसके ऊपर जो डेफर्ड टैक्स बुक होगा वो एट द रेट ऑफ 20% होगा, ये याद रखिएगा, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, एट रेट ऑफ 20%, ताकि हम गलती नहीं कर जाएं। क्लियर है? चलें जी, फिर हम आगे आ गए, फिर हमने कहा कि भाई एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि हम फॉर द ईयर करंट टैक्स भी तो निकालना है ना, तो उसने कहा एक्सपेंसेस के अंदर डोनेशंस की पेमेंट है 50 मिलियन की फॉर द ईयर, सही जी। पर टैक्स वाले जो बाबू हैं हमारे, सही जी, डोनेशन, वो हमें कहेंगे जानी 50 और लेस करो। अच्छा 50 और लेस करो सर, क्योंकि वो 200%, उसके लिए जो डोनेशन की अलाउबल एक्सपेंस है वो 100 है, हमारे लिए 50 ऑलरेडी बुक हुआ है, तो 50 मैंने और माइनस कर दिया। सर दिस इज परमानेंट डिफरेंस, ये आपकी बचत हो गई, इतने पे टैक्स नहीं लगेगा, ये परमानेंट डिफरेंस है, सही है जी। आगे आ जाएं, फिर हमने कहा इसके बाद हमने कहा कि भाई एलएल ने रिकॉर्ड किया एक्सपेंस 35 मिलियन का एनआरवी लॉस। अब वो टैक्स वाला कहेगा भाई एनआरवी लॉस ऐड बैक करो, शाबाश, मैं इसको नहीं मानता, मैं सेविंग क्लेम करने के लिए क्या बुक कर लूँगा, डेफर्ड टैक्स इनकम, लॉजिकल सी बात है। अच्छा फिर हमने ये कहा सर, कि जो हमारे पास 5% की इक्विटी सिक्योरिटी, क्या वो पीएनएल में थे, ये 65 मिलियन का गेन है, पीएनएल में नहीं है, ओसीआई में पड़ा हुआ है, उसका डेफर्ड टैक्स भी कहाँ से क्रिएट हुआ है, ओसीआई से। तो पीएनएल में जब है ही नहीं तो टैक्स वाला बोलेगा मुझे पंचायत ही नहीं है, तभी तो कहता हूँ गेन गया ओसीआई में तो डेफर्ड टैक्स भी वहीं बुक करो, क्योंकि पीएनएल में छेड़खानी नहीं हुई ना टैक्स वाले के हिसाब से, बोल रहा है इसमें है ही नहीं, मैं क्यों पंचायत करूँ बिला वजह की। तो हमने जब इन सब को मेरी जान एडजस्ट किया तो मेरे पास ये आ गई क्या, टैक्सेबल इनकम। जब टैक्सेबल इनकम आ गई तो मैंने इस पर लगा दिया टैक्स रेट। अच्छा और एक मज़े की बात भाई देखो, अगेन अगर मैं आपको बताऊं, इसमें एक चीज़ सोचने की भी है, आपका और टैक्स वाले का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 10 का है। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, आपका और टैक्स वाले का डिफरेंस कितने का है बच्चों, 10 का है। क्यों? क्योंकि देखो इंटरेस्ट अक्रूड को एक बार फिर नज़र दहानी कर लेते, क्योंकि वो करंट टैक्स तो मांगेगा ना आपसे। बट अगेन अगर मैं आपको बात कहूँ, यहाँ पे एक चीज़ मोहतात होने की थी जो रह जाती मुझसे। मैंने ये कहा कि सर अगर मैं इंटरेस्ट की बात करूं, सही जी ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड वो कितना है सर हमारे पास, इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने कहा सर वो जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है आपके पास, इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, वो कितनी है, 55 है। ये रहा, एक मिनट देख लेते हैं क्या था ये, हमारे पास इंटरेस्ट इनकम फॉर द ईयर, ओके, रिसीव्ड है 45। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो 45 की अमाउंट है, सही है जी, ये वो टैक्स करेगा, ये 45 की अमाउंट वो टैक्स करेगा। बट अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि इसको अगर मैं 10 ही, चलो यहीं से समझाता हूँ, ये 10 का तो डिफरेंस आ गया, वो 10 को तो मैं टैक्स नहीं कर रहा, बट ये जो टैक्सेबल इनकम है ना, इसमें से मजीद आप लेस करें, सही है ना, इंटरेस्ट रिसीव्ड। देखो मैं वापस से लॉजिकली समझाता हूँ ताकि आपको ये बात क्लियरली पिक्चर दिमाग में बैठ जाए कि ऊपर कब तक तुम्हारे दिमाग की खिचड़ी बन जाती है। अगेन क्या मैं मानते हो कि इस वाले के अंदर 55 मिलियन शामिल है, 55 मिलियन शामिल है, सही है। टैक्स वाला कह रहा है कि मेरी नज़र में इनकम है उतनी जितनी तुमने रिसीव की है, कितनी, 45। तो मैंने यहाँ से 10 हटा दिया, अच्छा 10 हटा दिया तो ये 45 बन गया, 10 हटा दिया तो ये क्या बन गया, 45,
वापस रिपीट कर रहा हूं, 10 हटा दिया 55 में से तो कितना बन गया 45। अब मैं इस 45 को भी यहां से माइनस कर रहा हूं, क्यों? क्योंकि वरना उसके ऊपर करंट टैक्स लग जाएगा कितने परसेंट का? 30% का, जबकि वो टैक्सेबल ही कितने पे होगा? 20% पे। तो ये बात हमें ध्यान में रखनी थी। तो हमने कहा कि मैंने यहां से 45 माइनस किया टू बी टैक्स्ड एट डिफरेंट रेट। तो सर ये जो 10 माइनस किया था, भाई अल्लाह की कसम ये 10 इसलिए माइनस किया था क्योंकि वो तो उसको मान ही नहीं रहा ना, इस पर तो डेफर्ड टैक्स बुक होगा। और जो 45 बच गया उसको भी माइनस कर रहा हूं क्योंकि उसके ऊपर करंट टैक्स जाएगा वह 20% का। बात क्लियर है? तो मैंने कहा जब मैंने इसको माइनस किया, ये 1395 आ गया, मैंने इस पर लगा दिया टैक्स रेट कितने परसेंट का? 30% का। जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो सर आई हैव गॉट करंट टैक्स एट 30%। इसके अंदर ऐड कर दो मेरी जान, इसके अंदर ऐड कर दो क्या? इंटरेस्ट रिसीव्ड पे टैक्स। आपने कहा 45 का कितना परसेंट दूंगा? 45 का कितना परसेंट दूंगा? 20%। तो मैंने कहा इस 45 का 20% आ गया 9। नाउ दिस इज योर करंट टैक्स, नाउ दिस इज योर करंट टैक्स एक्सपेंस। अगेन रिपीट कर देता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट अक्रूड 55 का है, 10 को तो वो टैक्स ही नहीं करेगा, 10 हटा दो। दिस 10 इज योर टेम्पररी डिफरेंस, जब रिसीव होगा तब टैक्स कर लेगा, 10 हटा दिया। इनकम कितने की बच गई? 45 की, जो उसको टैक्स करनी है। पर मैं उस 10 पे भी जो उसको नहीं मान रहा उस पर भी टैक्स बुक करूंगा, वो डेफर्ड टैक्स। तो 45 आ गया। अच्छा 45 मैंने मजीद यहां से माइनस कर दिया, क्यों? क्योंकि वो अलग रेट पे टैक्स होगा। बात समझ आ रही है? तो इसलिए मैंने अलग से किया है यहाँ पे। तो खैर अगर मैं इसको यहाँ पे रहने देता तो वो भी कितने परसेंट पे टैक्स हो जाता? सर वो स्ट्रेट सीधा सीधा 30% पे टैक्स हो जाता। ये आ गया मेरा करंट टैक्स सर। अब व्हाट आई हैव टू डू? सर आई हैव टू प्रिपेयर रिकंसिलिएशन। सर रिकंसिलिएशन के लिए टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट, एंड व्हाट इज माई अकाउंटिंग प्रॉफिट? 1270। आपने कहा सर 1270 के ऊपर आप लगा देंगे कितना परसेंट? 30%, सीधा सलंग। आपने कहा 1270 के ऊपर 30% लगा दिए तो 381 आ गया टैक्स ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट। अब करंट टैक्स एक्सपेंस आपने निकाला हुआ है। अब आपका करंट टैक्स एक्सपेंस ये रहा, बहुत मोहतात होकर देखिएगा इस चीज़ को। अभी इसको क्लियर करते हैं। अब आप क्या बुक करेंगे? डेफर्ड टैक्स नेट। अब वी नीड टू सी कि डेफर्ड टैक्स इनकम आ रहा है या एक्सपेंस आ रहा है नेट बेसिस के ऊपर, क्योंकि जब मैंने बैलेंस शीट अप्रोच की है तो वहां पे डेफर्ड टैक्स इनकम आ रही है, नेट डेफर्ड टैक्स इनकम आ रही है। अब इन ऑर्डर टू वैलिडेट इट कि सही है गलत है वो अभी यहां से पता लग जाएगा। खैर आगे मैंने ये कहा कि सर डेफर्ड टैक्स के लिए अगर मैं सवाल में जाऊं तो इन सारी पे इंक्लूडिंग दिस एनआरवी लॉस पे क्या बुक होना है? डेफर्ड टैक्स इनकम। और एक है डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, वो भी एट द रेट ऑफ 20% फॉर द ईयर। तो मैंने ये कहा कि सर अगर मैं यहां पे सम करूं इसका, इन तीनों का और इसका, और मैंने कहा इस पे जो उसने आज टैक्स लगाया है उस पे टैक्स बनता नहीं है, तो मैं डेफर्ड टैक्स इनकम बुक कर रहा हूं क्योंकि टेम्पररीली क्रिएटेड डिफरेंस है। तो सर इस पे क्यों नहीं किया? डोनेशन पे परमानेंट डिफरेंस है। सर इंटरेस्ट अक्रूड पे अलग से करूंगा, एक्सपेंस बुक करूंगा। तो मैंने ये कहा कि सर इसके ऊपर मैंने 30% का डेफर्ड टैक्स लगा दिया, तो कुल मिला के डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हो रही है 69 की। डेफर्ड टैक्स इनकम बुक हो रही है कितने की मेरे बच्चों? 69 की। ये रहा। तो मैं इसको यहाँ पे अगर ये साइन दे दूँ तो उसमें कोई दो राय नहीं है। फिर इसके अंदर मैं प्लस कर दूँ क्या? सर मैंने कहा इसके अंदर मैं ये प्लस कर दूँ ये वाली अमाउंट कि भाई इसके ऊपर जो वो टैक्स नहीं लगा रहा। देखो पहले तो बात है ना, 55 की इनकम थी मैंने बुक की हुई थी, 10 तो वो मान ही नहीं रहा, बोला टैक्स ही नहीं करूंगा। मैं कह रहा हूँ टैक्स लगना चाहिए, तो मैं डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस बुक करूंगा एट द रेट ऑफ 20%। और जो बाकी 45 था वो तो नीचे करंट टैक्स में आ गया ना, वो तो करंट टैक्स में आ गया, उस पर तो परमानेंट डिफरेंस आएगा। बात क्लियर है? तो इस साल जो डिफरेंस आपका और मेरा क्रिएट हुआ है बिटवीन दी टैक्स अथॉरिटीज वो कितने का हुआ है? 10 का। तो मैंने सिंपली क्या किया मेरे बच्चों, मैंने इस 10 पे जो टैक्स वाला कह रहा है कि मैं आज टैक्स नहीं मांग रहा तुमसे, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ मेरी जान, आज जो तुमसे टैक्स वाला कह रहा है कि मैं टैक्स नहीं मांग रहा तुमसे, पर उस पर टैक्स बनता है 10 पे, फॉर द ईयर की बात कर रहा है वो। तो हमने कहा उसके ऊपर 10% कह रहा हूँ, 20% का डेफर्ड टैक्स बुक कर लो। अच्छा अब मैंने ये किया कि सर अगर मैं पहले देखूँ तो 69 है,
ये डेफर्ड टैक्स इनकम है। मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने ये बुक किया, ये क्या हो गया, नेट डेफर्ड टैक्स इनकम। यहाँ पे लिखता हूँ सर, ये आ गई नेट डेफर्ड टैक्स इनकम। और अगर मैं बैलेंस शीट अप्रोच में जाऊँ तो सर क्या मेरे पास यही अमाउंट आती है? सर डेफिनेटली यही आती है। ये देखिए, ये मैच है, ये मैच है। तो आप याद रखें मैंने किया था, तभी तो ये किया था कि क्लोजिंग के अंदर जो OCI से क्रिएटेड है उसको अलग कर दिया था, क्योंकि डेफर्ड टैक्स तो उस पर भी है, लायबिलिटी उस पर भी है, पर वो क्रिएट कहाँ से हुई है? OCI से। ये क्या है? PNL आइटम्स हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, अब जब मैं इन दोनों को सम करूंगा तो सर ये तो रिकॉर्ड आउट हो गई, मैच ही नहीं हो रही। आए एक एक करके परमानेंट डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले डोनेशन। क्या आप मानते हैं नीचे 50 मिलियन पे टैक्स कम है? तो मैंने क्या किया, 50 का 30% यहाँ से कटा दिया, ये रहा 50 का 30% यहाँ से कटा दिया, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, आपका जो 45, देखो ऊपर पूरी इनकम 55 है, ऊपर पूरी इनकम 55 है, तो क्या ये बात मानते हैं कि ऊपर जो पूरी इनकम 55 है वो नीचे 45 कितने पे टैक्स हुई है? नीचे 45 कितने पे टैक्स हुई हुई है? सर 45 नीचे टैक्स हुई हुई है 20% के ऊपर। सही है जी। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड जो 45 था वो नीचे 20 पे टैक्स हुआ है, नीचे 20 पे टैक्स हुआ है, ऊपर कितने पे? पूरे 30 पे। तो मैं कितने से कटा दूं? सर आप इसको सिंपल कटा देना 10% से, ये आ गया। अच्छा, अब अगर मैं देखूं तो अभी भी ये मैच नहीं है सर, एक और डिफरेंस है। इंटरेस्ट अक्रूड 10 का, जो वो नहीं मान रहा, जो वो नहीं मान रहा ना, ऊपर तो टैक्स है नीचे टैक्स नहीं कर रहा, तो मैंने याद करें बच्चों, उसने तो उसको हटा दिया। अच्छा, अब जरा बात समझिएगा बहुत फोकस होके, ये जो आपका ये 10 का डिफरेंस है उसने हटा दिया, आपने इसके ऊपर डेफर्ड टैक्स कितने पे बुक किया हुआ है? 20 पे। यही 10 मिलियन ऊपर जो 55 में शामिल है वो कितने पे आया हुआ है? 30 पे। तो आप अगर इसको माइनस करके डेफर्ड टैक्स भी सेम रेट से क्रिएट करते तो इट वुड नॉट मेड एनी डिफरेंस, उस पर डिफरेंस आता ही नहीं। पर अब डिफरेंस आया 10% का, तो पता है आप क्या करेंगे कि यही 10 जो ऊपर 55 में शामिल था, ऊपर सलंग आपने 30% चिपका दिया, नीचे डेफर्ड टैक्स आपने बुक किया 20% का, तो आपने कहा 10 पे 10% मजीद, तो आपने कहा सर 10 पे 10% मजीद आपने यहाँ से हटाया, तो सर ये एग्जैक्टली बन गया 360.50। और ये एक बहुत ही ट्रिकी सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, इसको आप अटेम्प्ट करें, कोई कन्फ्यूजन पूछें। जज़ाकल्लाह।